हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक रीडर बुक का लेसन नंबर 3 जिसका शीर्षक है ब्रज की संध्या, ये कविता पढ़ेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले कवि परिचय, कवि के बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय जान लें। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका महाकाव्य प्रिय प्रवास उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। सेकंड पैराग्राफ में उनका जीवन परिचय दिया हुआ है, ये आप यहाँ से पढ़ लें। थर्ड पैराग्राफ में देखें उनका साहित्यिक परिचय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने काम किया। वे एक प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, निबंधकार, समालोचक और इतिहासकार भी थे। प्रिय प्रवास, जिसकी रचना सन 1914 में हुई थी, इसके अलावा उन्होंने पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास आदि की रचना की थी। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा उनके 2 मौलिक उपन्यास हैं जिनके नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। प्रिय प्रवास पर उन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। उनकी कविताएं राष्ट्रीयता, समाज सुधार और विश्व मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं और वे हमेशा प्रासंगिक बनी रहेंगी। तो इस प्रकार ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय हुआ। हिंदी साहित्य में उनका एक विशिष्ट स्थान है। उनके पहले कवि ब्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा में, मैथिली भाषा में, अवधी भाषा में रचना किया करते थे। उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया और खड़ी बोली में रचित उनका ये जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, यह प्रसिद्ध है। तो जैसा कि इस कविता का शीर्षक है ब्रज की संध्या, पहले हम इस कविता का परिचय जान लें कि ब्रज की संध्या शीर्षक के अंतर्गत संकलित जो छंद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छंद दिए गए, 6 स्टेंजास हैं। ये उनका महाकाव्य प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक पार्ट से लिया गया है। तो शीर्षक के अनुरूप ब्रज की संध्या यानी कृष्ण की भूमि में संध्या के समय कैसा दृश्य उपस्थित होता है। ब्रज के जल भाग में, स्थल भाग में और आकाश में जो निराली शोभा बनती है, उसका वर्णन कवि ने किया है। साथ ही संध्या काल में जब कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि बजती है तो ब्रज की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है और इसका बड़ा ही आकर्षक वर्णन, आकर्षक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। तो आइए अब कविता की ओर चलते हैं। ब्रज की संध्या। देखिए कविता। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा विहगावली उड़ रही नभ मंडल मध्य थी, अधिक हुई और नभ लालिमा दश दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई, झलकने पुलिनों पर थी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी, अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीस विहारिणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य स्नेह स्नेह, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल ही तरणी जा तट राजित कुंज में। ये कविता पाठ हुआ। कविता में जो कठिन शब्द आते हैं, जो समझने में कठिनाई होती है, उनके अर्थ पेज नंबर 15 शब्द निधि में आप देख सकते हैं।
तो इससे हमें कविता समझने में या कभी कभी किसी पंक्ति में हमें कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि क्या होना चाहिए, तो हम शब्द निधि की सहायता से उनके अर्थ देखकर स्पष्ट कर सकते हैं और इनसे हमें प्रश्न उत्तर लिखने में भी सहायता मिलेगी। तो आइए पहले स्टेंजा पर। दिवस का अवसान समीप था, यानी कि दिवस समाप्ति की ओर था, यानी शाम होने को जा रही थी और शाम के बाद रात्रि का काम शुरू हो जाएगा। गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन यानी आसमान, लोहित मतलब लाल। गगन यानी आसमान का रंग लाल हो चला था। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु यानी पेड़, शिखा मतलब डाली। पेड़ की डालियों पर अब शोभामान हो रही थी कमलिनी कुल वल्लभ। कमलिनी कुल वल्लभ सूर्य को कहा गया है, सूर्य के लिए, कि सूर्य की प्रभा, सूर्य की रोशनी अब पेड़ की शिखाओं पर शोभायमान हो रही थी, यानी कि संध्या का दृश्य है और संध्या के समय किस प्रकार का दृश्य उपस्थित हो रहा था। सेकंड स्टेंजा में आते हैं। विपिन बीच विहंगम वृंद का, विपिन यानी जंगल, वन, बीच मतलब मध्य में, विहंगम वृंद मतलब पक्षियों का समूह। कल निनाद विवर्धित था हुआ, कल निनाद यानी कलरव, उनकी आवाज़, विवर्धित, देखिए पीछे शब्द के अर्थ दिए गए हैं। अगर कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए शब्दार्थ में विवर्धित यानी वृद्धि होना, बढ़ना। तो यह नियम है, जब शाम होती है तो दिन भर जो पक्षी इधर उधर विचरण करते हैं अपने खाने को जुटाने के लिए, शाम होते होते वे सब अपने अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं। तो शाम के समय पक्षियों का झुंड कलरव करता हुआ, उनकी आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। ध्वनिमयी विविधा विहगावली, ध्वनिमयी मतलब आवाज़ करते हुए, विविध, विहगावली मतलब पक्षियों का झुंड उड़ रही नभमंडल मध्य थी। आसमान में देखने पर पक्षियों के झुंड कलरव करते हुए, उड़ते हुए अपने नीड़ों की ओर, अपने घोंसलों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जैसे जैसे दिन समाप्ति की ओर है, संध्या आगे की ओर अग्रसर है और संध्या के पश्चात रात्रि का आगमन होगा, तो उसी का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि अधिक और हुई नभ लालिमा, और देखते ही देखते धीरे धीरे नभ की लालिमा और बढ़ने लगी। दश दिशा अनुरंजित हो गई, दश दिशा अनुरंजित हो गई, यानी कि सूर्य की लालिमा का प्रभाव दशों दिशाओं में दिखाई देने लगा। ऐसे सामान्यतः हम 4 दिशाएं बोलते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अलावा अन्य 2 दिशाएं हो गई आकाश, पाताल। इसके अलावा 4 और दिशाएं हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय, 10 दिशाएं। यानी ऐसी कोई दिशा नहीं थी जिस पर सूर्य की इस लालिमा का प्रभाव न हो। सकल पादप पुंज हरितिमा, पादप पुंज यानी पेड़ों का झुंड, सारे, सकल मतलब सभी, सारे पेड़ों के झुंड जो थे, समूह थे, जो हरितिमा लिए हुए थे, हरियाली लिए हुए थे, अरुणिमा विनिमज्जित सुई हुई, उनके ऊपर सूर्य की लालिमा का प्रभाव दिखाई देने लगा। आगे कवि लिखते हैं कि झलकने पुलिनों पर भी लगी, पुलिन यानी नदी का तट, यमुना नदी का तट, यमुना नदी के तट पर भी यही सूर्य की लालिमा का प्रभाव दिखाई देने लगा। गगन के तल की यह लालिमा, यानी आसमान के नीचे की जो यह लालिमा थी, वह यमुना नदी के तट पर भी दिखाई देने लगी। सरी सरोवर के जल में पड़ी, सरी यानी नदी, सरोवर यानी तालाब, नदी तालाब के जल में भी यही लालिमा दिखाई दे रही थी। अरुणता अति ही रमणीय थी, और यह जो अरुणता थी, यह लालिमा थी, यह अत्यंत सुंदर थी। अगले स्टेंजा में आते हैं नंबर 5 में। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, और धीरे धीरे यही लालिमा, अचल यानी पहाड़, पर्वत, शिखर मतलब चोटी,
यही लालिमा पर्वत की चोटी पर दिखाई देने लगी। किरण पादप शीश विहारिणी, ये जो किरण थी पादप शीश यानी पेड़ों के शीश पर जो दिखाई दे रही थी, यह विचरती हुई आगे बढ़ती हुई अचल के शिखरों पर यानी पर्वत की चोटी पर जा पहुँची। तरणी बिंब तिरोहित हो चला। तरणी बिंब, तरणी यानी सूर्य, बिंब यानी गोला, सूर्य का जो गोला था, जो गोला का रूप में पूरा दिखाई दे रहा था, वह धीरे धीरे तिरोहित हो चला यानी पश्चिम की ओर अग्रसर कर रहा है, सूर्यास्त की ओर है। गगन मंडल मध्य शनेह शनेह, शनेह शनेह मतलब धीरे धीरे, जो आसमान के मध्य में जो सूरज था वह धीरे धीरे विचरण करता हुआ पश्चिम दिशा से होता हुआ अब वह किरण, सूर्य की किरणें पेड़ों के शीश पर से होती हुई अचलों के शिखरों पर जा चढ़ी और धीरे धीरे वह बिंब तिरोहित हो चला। आगे लास्ट स्टेंजा में आते हैं। अब इस समय यह जो सूर्यास्त का वर्णन है, ब्रज की शोभा का वर्णन है, अभी इस शोभा में किस प्रकार चार चांद लग जाते हैं ये हम देखेंगे। कि ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, गिरी यानी गुफा, गिरी कंदरा मतलब पर्वत में जो गुफाएं होती है, पर्वतों की गुफाएं, गिरी मतलब पहाड़, कंदरा मतलब गुफाएं, पर्वत की गुफाएं। कलित कानन केली निकुंज की, कलित कानन यानी सुंदर उद्यान, केली निकुंज यानी वे झुरमुट वाले स्थान, वे छायादार स्थान जहाँ कृष्ण क्रीड़ा किया करते थे, खेला करते थे। बज उठी मुरली इस काल ही, संध्या का समय है, कृष्ण भी अपनी गायों के झुंडों को लेकर प्रस्थान करते हैं ब्रज की ओर। तो उस समय जो कृष्ण की मुरली बज उठी और वह उसकी गूंज पर्वत की गुफाओं, सुंदर उद्यान और क्रीड़ा करने वाले, खेल करने वाले झुमुट वाले स्थान पर गूंज उठी। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान गूंज उठी। तरणी जा तट राजित कुंज में, राजित मतलब शोभामान, कुंज मतलब लताओं से आच्छादित स्थान, यानी कि लताओं से, वृक्षों से आच्छादित स्थान में तरणीजा तट यानी यमुना नदी के तट पर कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ गूंज उठी और इस प्रकार ब्रज की संध्या में चार चांद लग गए। ब्रज की संध्या जो पहले से ही इतनी सुंदर थी, बांसुरी की आवाज़ ने, बांसुरी की मधुर ध्वनि ने उसे और भी सुंदर बना दिया। तो ये इस कविता का पूरा हमने वर्णन किया। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। जो पूर्ण वाक्य में उत्तर है वे तो जैसे आप पूर्ण वाक्य में लिखा करते हैं, ये सब कवि परिचय से हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। हरिओज जी किस रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुपरिचित हैं? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में। कवि परिचय से देखिए, हरिओज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिओज जी द्वारा विरचित किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। हरिओज जी द्वारा विरचित दो मौलिक उपन्यास क्या क्या है? प्रिय प्रवास पर हरिओज जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कवि परिचय से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संध्या समय ब्रज के आकाश में बनी शोभा का वर्णन कीजिए। संध्या समय ब्रज के स्थल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। संध्या समय ब्रज के जल भाग पर बनी शोभा का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद ब्रज की संध्या शीर्षक पाठ का सारांश लिखिए। ये जो 3 प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे, इनको समझकर फिर सारांश लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे, उनको पढ़कर आप इस कविता का सारांश लिखें। और हरिओज जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्यिक परिचय यानी लिटरेरी इंट्रोडक्शन, उनके जीवन के बारे में नहीं लिखना है, साहित्य के बारे में, वे किस प्रकार के कवि हैं, उन्होंने किस भाषा में रचना की है, उनकी रचनाओं के नाम क्या है इत्यादि आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे।